So hey guys, this is Rohit and you are watching Being Actual channel. So मैंने आप सबका कमेंट देखा एलिजिबल क्राइटेरिया के रिलेटेड। क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है कॉग्निजेंट का, और अगर आपका बैकलॉग्स है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या फिर क्या रीजन से आप एलिजिबल हो सकते हैं और क्या रीजन से आप उस कंपनीज में रिजेक्ट हो सकते हैं। ये बाकी सब एमएनसी कंपनीज में भी देखा जाता है। तो मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप एलिजिबल हो सकते हैं और आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी। सबसे पहला, अगर आपका एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो बैकलॉग्स अलाउ होता है कोई कोई एमएनसी कंपनीज में, इसमें भी बैकलॉग अलाउ है। ओके, अब कैसे अलाउ है आप पूछेंगे, तो मैं बताऊं कि अगर आपका बैकलॉग लग चुका है, आपका कोई भी सब्जेक्ट में बैक चल रहा है, तो पहला बात कि आप उसको फाइनल ईयर होने तक आप ट्राई कीजिए उसको कंप्लीट कर देने का। ओके, उसको क्वालिफाई कर देने का, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी अगर आपका बैक हो चुका है और आपकी कंपनीज आपसे सब मार्कशीट मांग रही है, तो आपको वो सब मार्कशीट प्रोवाइड करना होगा, चाहे आपका उसमें बैक्स है या फिर नहीं है। पर उसके साथ में आपको जिस सब्जेक्ट्स में आपने डबल अटेम्प्ट किया है उसके भी मार्कशीट आपको उनको प्रोवाइड करना होगा, जिसमें आपने क्वालिफाई किया है उस सब्जेक्ट्स को। ओके, वो मोस्टली आपके कितने बैक्स है वो नहीं देखते हैं, वो बस आपके ये देखते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट्स का एग्जाम को क्वालिफाई किया है या नहीं है। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो सर्टिफिकेट्स आप जरूर प्रोवाइड करें उस कंपनी को। उससे क्या होगा कि आपका कोई भी कंपनीज में रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि हाँ मेरा बैक है, क्या मैं इस कंपनीज में एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो बैक्स तो होते रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के होते हैं। पर उसको बैक्स को आप कैसे करेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको पास कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को, और फिर उसका सेकंड अटेम्प्ट्स के जो मार्कशीट हैं उसको आप कैसे कंपनीज में दे रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको मेन उनका मोटिव है कि आपका क्या परसेंटेज है। अगर आपका टोटल ओवरऑल परसेंटेज 60% है तो आप एलिजिबल हैं। ओके, अगर आपका बिलो 60% है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है लाइक 59, 59 पॉइंट समथिंग, तो उस रीजन से रिजेक्ट वो लोग नहीं करते हैं कोई भी कैंडिडेट को। वो ट्राई करते हैं अपने साइड से कि हाँ वो कैंडिडेट कैसे भी अगर सेलेक्ट हो चुका है तो उसको ऑफर लेटर प्रोवाइड करें और उसको ऑन बोर्ड कराएं। पर कोई कोई छोटे छोटे रीजन से बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से रीजन्स हैं जिससे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं? पहला बात कि अगर आपको वो एक्सेप्टेंस का लेटर प्रोवाइड किए हैं, मान लीजिए ऑफर लेटर आपको दिए और बोले हैं आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको उस ऑफर लेटर को दिए हुए टाइम में एक्सेप्ट कर लेना है। मोस्टली वो लोग 5 to 7 डेज का टाइम देते हैं, वो 5 to 7 डेज में आपको वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपका बीजीपी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बीजीपी में क्या होता है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, टोटल आपके ओवरऑल मार्कशीट सबमिट करना होता है, फिर आपके यूजी या फिर पीजी का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है उस कंपनी को। साथ में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको उस कंपनीज को प्रोवाइड करना होता है। और वो सब प्रोवाइड आप जब कर देते हैं तो आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, वो कि बीजीपी वेरिफिकेशन। और अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसका भी बीजीपी होता है। वो कैसे होता है, उसमें उस केस में वो लोग मार्कशीट नहीं देखते हैं, वो डायरेक्टली आप किस कंपनीज को मतलब छोड़े हैं या फिर किस कंपनीज में आप लास्ट वर्क कर रहे थे, और आपका जो रिलीविंग लेटर है वो आपको उस कंपनीज में प्रोवाइड करना होता है। उस बाद में वो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी से वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर सब कुछ ओके रहता है तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, उस कैंडिडेट को ऑन बोर्ड कर देते हैं, मतलब कि वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप आके वर्क कर सकते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो सेकंड स्टेप बीजीपी के ऊपर था। थर्ड स्टेप्स होता है जो प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, बहुत सारे आपके पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, बहुत कुछ आपको फिल करना होता है।
ओके। और उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपको एक्सेप्ट करना होता है डिजिटली, ओके, डिजिटल साइन के थ्रू। और जैसे ही आप ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंपनी आपको अलाउ करती है ज्वाइन करने का, और वो ज्वाइन करने का अलाउ करती है डे 1 ज्वाइनिंग के प्रोसेस से, ओके, जो कि है योर डे 1 से। अगर आपको योर डे 1 ब्लू में शो कर रहा है तो आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, आप बहुत जल्द एलिजिबल होने वाले हैं, ओके। एलिजिबल इन द सेंस आप ऑन गोइंग में हैं, आप प्रोसेस में हैं, और बहुत जल्दी आपका डॉक्यूमेंट्स जैसे ही प्रोसेस हो जाता है तो फिर आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे बाय योर डे 1। और डे 1 में क्या होता है कि आपको आपके ऑनबोर्डिंग पास मिल जाता है और आपको वेबएक्स लिंक मिल जाता है। वेबएक्स लिंक के थ्रू आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले आपका टोटल ओवरऑल परसेंटेज 60% होना जरूरी है। अगर आपका इससे कम है तो आपका थोड़ा चांसेस कम हो जाता है, पर अगर आपका बैकलॉग है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, जो उसने बैकलॉग्स को कैसे क्वालिफाई किया है, कितने अटैम्प्ट्स में क्वालिफाई किया है, वो उसके सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड कर दे उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको नहीं देना होता है, सबके आपको सॉफ्ट कॉपी देना होगा बाय स्कैन करके, और स्कैन करके आप PDF करके आप वो सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप ट्राई कीजिए कि जो भी आप सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं वो सीरियल वाइज अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आप सीरियल वाइज अपलोड करने से उनका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, और आपको जल्द से जल्द विथिन 2 वीक्स या 3 वीक्स आपको ऑनबोर्डिंग पास मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका जल्द से ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे टेक्निकल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।